नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं हूं मदन धाकड़। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्मार्ट साइंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अच्छे से जाना था। इस क्लास में उन पदार्थ की अवस्थाओं के ऊपर ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, अंतर आणविक बल और कुछ इससे रिलेटेड सारी बातें हम करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना देरी किए आज की क्लास की, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पढ़ने का, वह है पदार्थ पर ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, यदि पदार्थों के ऊपर ताप बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मेनली हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा ताप के ऊपर। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली बात हम करेंगे, यदि पदार्थ का ताप बढ़ाया जाए, यदि पदार्थ का ताप बढ़ाया जाए तो अवस्था परिवर्तित हो जाती है। अवस्था परिवर्तित हो जाती है। यदि दोस्तों आप किसी पदार्थ का ताप बढ़ाते हो तो अवस्था में परिवर्तन आता है। दूसरी बात करेंगे दोस्तों, यदि ताप में परिवर्तन किया जाए, ताप में परिवर्तन किया जाए तो पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। तो दो बात मुख्य है हमारे इस टॉपिक की, कि यदि ताप को किसी पदार्थ के ऊपर डाला जाए, उसका टेम्परेचर, उसको गर्म किया जाए या उसको ठंडा किया जाए तो उसकी अवस्था में क्या चेंजेस आते हैं। यदि आप ठोस को गर्म करते हो तो क्या होगा, यदि द्रव को गर्म करते हो तो क्या होगा, द्रव को पुनः ठंडा करते हो तो क्या होगा, ठोस को पुनः ठंडा करते हो तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं पदार्थ पर ताप का प्रभाव। पहली बात हो गई कि यदि पदार्थ के ऊपर ताप बढ़ाया जाए तो क्या हो जाता है, अवस्था बदल जाती है, अवस्था परिवर्तित हो जाती है। यदि ताप में परिवर्तन किया जाता है तो साथ साथ अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हम ठोस को द्रव अवस्था में बदलकर देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहली कंडीशन क्या होता है, जब ठोस को बदला जाता है द्रव में, यानी जब आप ठोस को क्या करते हो, गर्म, और गर्म करने का जो साइन होता है वो डेल्टा होता है। जब ठोस को गर्म किया जाता है तो वह बदल जाता है द्रव अवस्था में। जब ठोस को गर्म किया जाता है तो वह बदल जाता है द्रव अवस्था में। तो यह विधि कहलाती है गलन। यह विधि क्या कहलाती है, गलन विधि। इसे आप मेल्टिंग मेथड भी कह सकते हैं। मेल्टिंग मेथड, यानी किसी चीज़ को जब आप गर्म करते हो, हीट देते हो, तो वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, यह विधि क्या कहलाती है, गलन विधि। अब इसी बात को आप जब उल्टा कर देते हो, जब आप द्रव को ठंडा करते हो, द्रव को क्या कर देते हो, ठंडा करते हो, और ठंडा करके देखते हो तो वो किस रूप में बदल जाएगा, ठोस अवस्था में। जब द्रव को ठंडा किया जाता है तो वह किस अवस्था में बदल जाता है, ठोस अवस्था में बदल जाता है। और इस विधि का नाम है, बताइए आप, हीमन। क्या कहा जाता है, हीमन। और इसी को कहा जाता है फ्रीजिंग। जब आप द्रव को ठंडा किया जाता है तो वह किस अवस्था में बदल जाता है, तो ठोस अवस्था में बदल जाता है। और यह विधि क्या कहलाती है, हीमन, यानी फ्रीजिंग मेथड। तो हमने टेम्परेचर को या पदार्थ के टेम्परेचर को बढ़ाकर देखा और घटाकर देखा, तो अवस्था में चेंजेस आता है।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखें तो यह सारी चीज़ें और चीज़ों पर भी अप्लाई होती है। देखते हैं किस तरह से। देखिए, यदि आप द्रव को गर्म करते हो, यदि आप द्रव को बदलते हो गैस में, तो द्रव को गैस में बदलने के लिए आपको इसे ऊष्मा देने की आवश्यकता है, इसको गर्म करने की आवश्यकता है, इसके ताप बढ़ाने की आवश्यकता है। तो यह द्रव यह किस चीज़ में परिवर्तित हो जाएगा? गैस में। यह द्रव किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा? गैस में। और यह विधि बदलने की कहलाती है वाष्पन। क्या कहलाती है? वाष्पन। वाष्पन विधि के माध्यम से द्रव अवस्था गैस अवस्था में बदल जाती है। ठीक है, आप क्या करते हो? द्रव को गर्म करते हो। चलिए, अब यदि पुनः आप गैस को बदलना चाहते हो द्रव में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ठंडा। आपको क्या करना पड़ेगा? ठंडा। गैस को यदि ठंडा किया जाता है तो पुनः किस में बदल जाती है? वो द्रव में। तो यह विधि कहलाती है आपकी संघनन विधि। क्या कहलाती है? संघनन विधि। संघनन विधि के माध्यम से आप किसी भी गैस को द्रव अवस्था में बदल सकते हो। कंडेंसेशन मेथड। ठीक है, और इसे क्या बोल सकते हैं? वेपोराइजेशन या वेपोराइजेशन मेथड। ठीक है, इवोपरेशन, इवोपरेशन, वाष्पन विधि। तो इसी तरह से ये आगे भी चलता रहता है। तो द्रव को गैस में बदलने के लिए आप उसे गर्म करिए तो वह वाष्पन विधि के माध्यम से गैस अवस्था में बदल जाएगा। अगर आप पुनः गैस को द्रव में बदलना चाह रहे हो तो ठंडा कीजिए और संघनन विधि के माध्यम से ये प्रोसेस हो जाएगी कंप्लीट। अगर इसी क्रम में आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अब आती है आपकी ठोस को सीधा बिना मीडिएटर अवस्था के ठोस को सीधा गैस में बदला भी जा सकता है। तीसरी बात हो जाती है कि यदि आपको सीधा ठोस अवस्था को बदलना है, किस अवस्था में? ठोस अवस्था को बदलना है। किस अवस्था में? तो आप बोलेंगे गैस अवस्था में। ठोस अवस्था से गैस अवस्था में, ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदलना है। तो आपकी यह विधि क्या कहलाती है? तो आप बोलेंगे सर यह विधि ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन इंग्लिश में कहा जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन विधि के माध्यम से आप दोस्तों ठोस अवस्था को गैस अवस्था में बदल सकते हो। इसके कुछ एग्जाम्पल समझिए। पहला एग्जाम्पल हो जाएगा कपूर। जैसे थाली में जब आप पूजा करते हो और लंबे समय तक यदि कपूर न जलाया तो वह धीरे धीरे क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। गायब हो रहा यानी गैस अवस्था में बदल रहा है। ठीक है, कपूर के साथ में दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में भी यही होता है। तीसरी बात आ जाती है हमारी बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल आता है हमारा यहाँ पर बेंजोइक अम्ल। क्या हो जाता है? बेंजोइक अम्ल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए और देखी जाए चीज़ें। कपूर, नेफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल, और बेंजोइक अम्ल की बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जिसे कहा जाता है नौसादार। नौसादार। इसके साथ में आयोडीन, आयोडीन, और इसी के साथ में शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ जिसे कहा जाता है ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस, और इसे ही कहा जाता है ठोस CO2, ठोस CO2। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती है, ये पदार्थ ऐसे होते हैं जो सीधा ठोस अवस्था से गैस अवस्था में और गैस अवस्था से सीधा ठोस अवस्था में बदला जा सकता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कपूर को ठोस से सीधा गैस में बदलना है तो हवा में मुक्त रूप से छोड़ दीजिए, और हवा में मुक्त रूप से छोड़ देने के बाद जहाँ पर भी यह स्टोर होता है, डिपोजिशन होता है, तो वहाँ से वापस से हम इसको कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यानी ठोस से गैस में बदला जा सकता है और गैस से ठोस में बदला जा सकता है। तो इसके साथ में ये एग्जाम्पल आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे गैस को ठोस में बदलने की। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गैस को ठोस में बदला कैसे जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि चौथी बार में गैस अवस्था में कोई पदार्थ है और आप बदलना चाहते हैं उसे ठोस अवस्था में, तो उसके लिए जो विधि अपनाई जाती है वह है निक्षेपण विधि। इसे कहा जाता है
डिपोजिशन मेथड, ये सभी में लागू होता है, ये सभी में लागू होता है। आप इसमें आयोडीन को बदल सकते हो, कपूर को बदल सकते हो। इसमें क्या होता है कि जब हम कपूर को एक विधि के माध्यम से ठोस से गैस में बदलते हैं और गैस जहाँ जाके जम जाती है तो वापस वह गैस किस में बदल जाती है, ठोस में बदल जाती है। तो ये सारी विधि के माध्यम से हम अवस्थाओं को बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कई बार एग्जाम में ये क्या पूछा जाता है, कभी तो एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं आपसे पहली बार बात करा था, ठोस को द्रव में बदलना, यानी बर्फ को आप जल में बदल लो। फिर द्रव को ठोस में बदलना, यानी जल को आप बर्फ में बदल लो। फिर हमने बात करा था द्रव को गैस में बदलना, यानी जल को गर्म कर दो, वाष्प में बदल जाएगा। फिर गैस को द्रव में बदलना है तो वापस वाष्प को ठंडा कर दो, द्रव में बदल जाएगा। फिर हमने 5वें नंबर पर बात करी थी ठोस को गैस में बदल दो, तो इतने सारे एग्जाम्पल हमने पढ़े थे। अब फिर से यदि गैस को ठोस में बदलना है तो यही सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो कई बार क्या पूछा जाता है, इन विधियों के नाम पूछे जाते हैं कि यह किन विधियों के माध्यम से संपन्न होता है, और इस ट्रिक के माध्यम से आप बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें समझ पाए होंगे। अब एक और पॉइंट रह जाता है, देखिए कौन सा रह जाता है, जब आप गैस को एक चौथी अवस्था में बदलते हो। चौथी अवस्था कौन सी पढ़ाई थी हमने, चौथी अवस्था थी हमारी प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, चलिए देखते हैं हम प्लाज्मा अवस्था को। अब आपको बदलना है द्रव अवस्था को। द्रव को किस में बदलना है, प्लाज्मा में। किस में बदलना है, प्लाज्मा में। गलत हो गया, द्रव नहीं बदला जाता कभी भी, सीधा गैस बदला जाता है। और गैस बदलने के लिए मैंने आपको समझाया था अपनी पिछली क्लास में कि हम इसे गर्म करते हैं, और इतना ज़्यादा गर्म करते हैं कि लगभग यह आयनीकृत हो जाती है। और इस गैसीय अवस्था में, ये जो गैसीय अवस्था है, इसमें आयन बनने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त रहने लग जाते हैं। यह अवस्था विद्युत की सुचालक हो जाती है। तो गैस को प्लाज्मा में बदलने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे बोला जाता है आयनीकरण विधि, आयोनाइजेशन मेथड। आयोनाइजेशन मेथड, इस विधि के माध्यम से आप गैस अवस्था को प्लाज्मा अवस्था में बदल सकते हो। यदि आप चाहते हो कि प्लाज्मा अवस्था को पुनः बदला जाए गैसीय अवस्था में, तो उस परिस्थिति में आपको इसे ठंडा करना पड़ेगा। और ठंडा करने के लिए जो विधि का उपयोग करते हैं वह कहलाती है हमारी, यहाँ पर आयनीकरण, यहाँ पर नीर आयनीकरण। उस विधि का नाम हो जाता है नीर आयनीकरण विधि। नीर आयनीकरण विधि, नीर आयनीकरण विधि। ठीक है, डी आयोनाइजेशन मेथड, डी आयोनाइजेशन मेथड, डी आयोनाइजेशन मेथड। तो इसके माध्यम से आप प्लाज्मा अवस्था को गैस अवस्था में बदल जाते हैं। कई बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, और जैसे ही हमारा ये सेशन खत्म होता है पदार्थ का, हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ के ऊपर दाब का प्रभाव। हेडिंग डालिए, पदार्थ के ऊपर दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सब्सटेंस और मैटर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर और सब्सटेंस। तो हम पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ के ऊपर दाब का प्रभाव, पदार्थ के ऊपर दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव। ठीक है दोस्तों, चलिए पदार्थ की बात करें तो पदार्थ 3 अवस्था में होता है फिजिकली तरीके से। या तो वो ठोस अवस्था में होगा, या फिर वह द्रव अवस्था में होगा, या फिर गैसीय अवस्था में होगा। ठीक है, ठोस अवस्था या फिर द्रव अवस्था, या तीसरी अवस्था कौन सी है, गैसीय अवस्था। ठीक है दोस्तों, हमने इन्हीं को पढ़ा था। अब हमने एक और बात समझाया था कि ठोस और द्रव के ऊपर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के ऊपर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, दाब का प्रभाव कहाँ पड़ता है, दाब गैसीय अवस्था को, दाब गैसीय अवस्था को संपीड़ित कर द्रव अवस्था में बदल देती है, द्रव अवस्था में बदल देती है, परिवर्तित कर देती है, बदल देती है। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी गैस है, और यदि आप उसको क्या करते हो,
अगर गैस को, जैसे आप एलपीजी को समझ लीजिए, एलपीजी एक गैस है, ठीक है। तो गैस को आपको बदलना है द्रव में, गैस को बदलना है द्रव में। ये बहुत ज़्यादा इसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, इसको पास पास में लेना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बहुत कम और प्रेशर बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी निम्न ताप व उच्च दाब पर। जब निम्न ताप व उच्च दाब लगाया जाता है किसी गैसीय सब्सटेंस के ऊपर, तो वह अपनी अवस्था बदल करके द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इतनी बात यहाँ से देखेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लीजिए, उदाहरण के रूप में एलपीजी गैस, ठीक है, ये हो गया। सीएनजी गैस, एलएनजी गैस, बायोगैस, ठीक है, ये आदि एग्जाम्पल हो जाते हैं दोस्तों। ये पढ़ने के बाद हम कुछ और बातें आगे करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे अंतराण्विक बल के ऊपर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। आप हेडिंग डालिए अंतराण्विक बल, या ऐसा बोल सकते हैं पदार्थ के कणों के मध्य अंतराण्विक बल। पदार्थ के कणों के मध्य अंतराण्विक बल, पदार्थ के कणों के मध्य अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल, पदार्थ के कणों के मध्य अंतर आणविक बल। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं, अंतर आणविक बल यानी पदार्थ के अणुओं के मध्य जो बल लगता है, जिसकी वजह से कण आपस में चिपके हुए रहते हैं, वही बल आपका अंतराण्विक बल कहलाता है। ये बात हमने पिछले वीडियो में कर चुके थे। अब मैं बता रहा हूँ कि एक होती है ठोस अवस्था, एक होती है द्रव अवस्था, एक होती है गैस अवस्था। ठीक है दोस्तों, पदार्थ 3 ही अवस्था में मिलेगा आपको। अब देखिए, ठोस अवस्था की बात करें तो सबसे ज्यादा अंतराण्विक बल किस में होता है, ठोस के कणों के मध्य। फिर अंतराण्विक बल किसके मध्य होता है, द्रव के कणों के मध्य। और सबसे कम अंतराण्विक बल किसके मध्य होगा, गैस के कणों के मध्य। तो अंतराण्विक बल का यह घटता हुआ क्रम है। ठीक है, अंतराण्विक बल का घटता क्रम। कौन सा क्रम है, घटता क्रम। और घटता क्रम में ठोस के अणु को पहले रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा है, फिर कम है, तो अंतराण्विक बल का घटता क्रम। अगर आपको बढ़ते क्रम में लिखना है तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, सबसे कम इधर होता है, इससे ज्यादा किस में होता है, द्रव के मध्य, और सबसे ज्यादा किस में होता है, ठोस के मध्य। तो ये कौन सा क्रम हो गया, अंतराण्विक बल का बढ़ता क्रम। ठीक है दोस्तों, कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि पदार्थ की किन अवस्थाओं के मध्य अंतराण्विक बल सबसे ज्यादा और सबसे कम होते हैं। जब सबसे ज्यादा पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए ठोस अवस्था, और सबसे कम पूछा जाए तो गैस अवस्था। और सीक्वेंस मैंने आपको बता चुका हूं। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब हम बात करते हैं ऊष्मीय प्रसार को लेकर के। ऊष्मीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपांसन। यदि आप किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हो तो उसमें क्या होता है, प्रसार होता है। देखिए, समझिए, ऊष्मीय प्रसार, हमारी हेडिंग रहेगी ऊष्मीय प्रसार। इसे बोला जाता है थर्मल एक्सपांसन। ठीक है दोस्तों, ऊष्मीय प्रसार यानी जब पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है, जब पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तब उसके आयतन में वृद्धि होती है। क्या होता है दोस्तों, वृद्धि होती है। जब किसी भी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसके आयतन में क्या होता है दोस्तों, वृद्धि होती है। सामान्य सी बात है। परंतु जल का असंगत व्यवहार
व्यवहार। इस संदर्भ में हम यहाँ क्या पढ़ते हैं, सबसे काम की बात हमारी पढ़ने में आ गई है कि जल अपना असंगत व्यवहार दर्शाता है। सभी पदार्थों में ये बात लागू होती है, ऊपर वाले किसी भी पदार्थ में, सभी पदार्थ में केवल जल को छोड़कर, कि यदि आप उनको टेम्परेचर दे रहे हो तो उसके अणु दूर दूर होते हैं, अर्थात आयतन में वृद्धि होती है। परंतु जल एक असंगत व्यवहार करता है, मतलब इनसे अलग व्यवहार करता है। तो किस तरह से, देखते रहिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ हेडिंग बना के अच्छे से समझ लेते हैं। जल का अपना एक असंगत व्यवहार किस तरह से होता है। जल का अपना एक असंगत व्यवहार किस तरह से होता है। जल का असंगत व्यवहार, देखिए दोस्तों समझिए, यहां पर मैं एक छोटे से मेथड के माध्यम से आपको पूरी स्टोरी समझाना चाह रहा हूं। जल का सर्वाधिक घनत्व, जल का सर्वाधिक घनत्व, जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये बात समझिए दोस्तों, जल के अणु सबसे पास में कितने तापमान पर रहते हैं। तो आप बताएंगे सर जल के अणु सबसे पास में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहते हैं। ये असंगत व्यवहार है, जल के अलावा किसी और पदार्थ पर लागू नहीं होता है। इसी वजह से हमें अलग से पढ़ना पड़ता है। तो जल का असंगत व्यवहार, जल का सर्वाधिक घनत्व या जल के अणु सबसे पास में कितने तापमान पर रहते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि आप जाते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आप जाते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तब क्या होता है, तब घनत्व क्या होता है, घटता जाता है। घनत्व क्या होता है, घटता जाता है। या इसके विपरीत भी अगर आप जाते हो, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते हो, तो भी क्या होता है, घनत्व घटता जाता है। घनत्व क्या होता है, घटता जाता है। यानी सर्वाधिक यहाँ पर है। यहाँ से चाहे आप टेम्परेचर को बढ़ाओ, चाहे आप टेम्परेचर को कम करो, दोनों ही परिस्थिति में घनत्व क्या होगा, कम होगा। ये कॉन्सेप्ट है। और आपको पता है कि घनत्व के अपोजिट होता है आयतन। ठीक है दोस्तों, जहां घनत्व सबसे ज्यादा होता है वहां सबसे कम आयतन होता है। तो हम एक और बात कर लेते हैं यहां पर, जल का सबसे कम आयतन, जल का सबसे कम आयतन कितना पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर से हम बात करेंगे, जल का सबसे कम, याद रखना है शब्द को, सबसे कम, और यहाँ क्या शब्द था, सबसे ज्यादा। जल का सबसे कम आयतन कहाँ पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। अगर आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ते हो, यानी तापमान जब बढ़ाते हो, या फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान को कम करते हो, तो दोनों ही परिस्थिति में आयतन जल का क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। यानी आप आयतन को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ाओ या नीचे बढ़ाओ, तापमान को ऊपर बढ़ाओ या नीचे बढ़ाओ, दोनों ही परिस्थिति में आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, सबसे कम होता होगा। दोस्तों करता हूँ, ये आशा करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और इसी कारण से एक प्रश्न बन जाता है कभी कभार आपके एग्जाम में, इसी के कारण तालाब का पानी जो होता है सर्दी के दिनों में क्या होता है, जम जाता है ऊपर से, और नीचे पानी व्यवस्थित रहता है और जलीय जीव अच्छे से जीवन यापन कर पाते हैं। और सर्दी के दिनों में आपने देखा होगा पाइप जो रहता है वो थोड़ा सा पानी अगर रह गया उसमें तो वो फट जाता है, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है टेम्परेचर नीचे गिरने की वजह से। चलिए दोस्तों, आज इतना ही पढ़ते अपन, और समय हो गया है आप सभी लोगों से विदा लेने का। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। जल्द ही मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए